हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव पाठशाला में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 24 दिसंबर 2021 को जो आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ था सी टेट का पेपर 1 to 5 वालों का, उस पेपर को आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले की क्लास में हमने 16 दिसंबर, 22 दिसंबर और 23 दिसंबर के पेपर को डिस्कस किया हुआ था। जिन लोगों ने वो सेशन नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में जाके वो क्लास आप देख सकते हैं। और आज हम ये 24 दिसंबर का जो आपका एग्ज़ाम है, उसका चाइल्ड डेवलपमेंट के जितने क्वेश्चन है वो सभी हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। पहला क्वेश्चन है कि विकास के विषय में सही वक्तव्य चुनिए। विकास के विषय में सही वक्तव्य चुनिए। ऑप्शन है कि विकास एक दिशीय और एक आयामी होता है, या फिर विकास परिवर्तनीय है। नेक्स्ट है विकास पूर्ण रूप से आनुवंशिकता से योजनाबद्ध होता है। और डी ऑप्शन है कि सभी व्यक्ति एक ही आयु और गति से विकास के पड़ावों को प्राप्त करते हैं। तो फ्रेंड, जो विकास होता है वो परिवर्तनीय होता है। विकास को हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो बी जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ से करेक्ट है। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन। निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि बच्चे अपनी भुजाओं पर अंगुलियों से पहले मांसपेशियों पर नियंत्रण कर पाते हैं? तो ये आपका अधोगामी है, शीर्षगामी है, तथ्यों की स्वतंत्रता का सिद्धांत है, या फिर पदानुक्रम एकीकृत का सिद्धांत है। तो अगर वो बच्चा पहले अपनी मांसपेशियों पर नियंत्रण करता है, उसके बाद अपनी उंगलियों पर नियंत्रण करना प्रारंभ करता है, तो वो जो है अधोगामी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है तीसरा नंबर क्वेश्चन। शारीरिक लक्षण जैसे आँखों का रंग, ऊंचाई, बालों का रंग इत्यादि किस पर निर्भर करते हैं? ये जितने होते हैं वो वंशानुगत होते हैं। बी ऑप्शन यहाँ से आपका राइट है। नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन। बच्चों की समाजीकरण की प्राथमिक संस्था क्या है? बच्चों में सोशलाइजेशन की जो प्राइमरी संस्था है वो आपका परिवार है, जबकि विद्यालय, धर्म, जन संचार ये सभी द्वितीयक समाजीकरण के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट है पांचवा क्वेश्चन। एक बच्चा सिर्फ मूर्त वस्तुओं के साथ ही समस्याओं का समाधान कर सकता है। उसकी समस्या समाधान की यह विशेषता किस स्तर के अंतर्गत आती है? तो जब वह मूर्त चीज़ों के समस्या समाधान करने की कौशल में विकसित है, तो यहाँ से वो मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष पियाजे के अकॉर्डिंग है, उस अवस्था के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है एक बच्चे ने यह मानसिक विचार बना लिया है कि वे सभी जीव जिनके पंख हैं उड़ सकते हैं, वे पक्षी हैं। तत्पश्चात उसने एक चित्र पुस्तिका में एक चमगादड़ देखा और उसे स्तनधारी कहने की बजाय पक्षी ही कहा। इस स्थिति में ज्ञान निर्माण की इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? समावेशन, क्रमबद्धता, या फिर समायोजन, या फिर संरक्षण? तो यहाँ पे सबसे पहले उसने कहा कि मानसिक विचार बनाया है कि जितने भी जीव हैं उनके पंख होते हैं और उड़ सकते हैं, लेकिन चमगादड़ अगर स्तनधारी है तो वो कैसे उड़ेगा? इस प्रकार से उसके माइंड में जो ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है वो उसका समावेशन कहलाता है। ऑप्शन बी ए जो है वो राइट है कि समावेशन। नेक्स्ट है सातवां क्वेश्चन। समीपस्थ विकास के क्षेत्र की संरचना किसने प्रतिपादित किया था? तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र अर्थात जेडीपी, जोन डेवलपमेंट प्रोक्सीमेशन जो है समीपस्थ विकास के क्षेत्र, उसकी अवधारणा किसने विकसित की थी? तो लेव वाइगोस्की जो है समीपस्थ विकास क्षेत्र जेडीपी से रिलेटेड है। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कथन बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के विषय में जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की के विचारों में मुख्य अंतर दर्शाता है? पहला ऑप्शन है कि पियाजे बच्चों के स्वतंत्र प्रयासों द्वारा जगत को अनुभव करने पर जोर देते हैं, जबकि वाइगोस्की संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। बी ऑप्शन है पियाजे बच्चों को सक्रिय स्वतंत्र जीव के रूप में देखते हैं, जबकि वाइगोस्की उन्हें मुख्यतः वातावरण द्वारा नियंत्रित जीव के रूप में देखते हैं। नेक्स्ट है पियाजे भाषा को बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं, जबकि वाइगोस्की संज्ञानात्मक विकास के जैविक पक्ष पर बल देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है कि पियाजे के अनुसार बच्चे अपने मार्गदर्शन के लिए स्वयं से बात करते हैं। तो स्वयं से बात करना पियाजे का नहीं है, जबकि वाइगोस्की का है प्राइवेट स्पीच।
नेक्स्ट है कि जबकि वाइगोस्की के बच्चों को बात आत्मकेंद्रिता की बात पियाजे करते हैं और वाइगोस्की जो है वो प्राइवेट स्पीच की बात करते हैं। तो पहला ऑप्शन जो है यहाँ से कि पियाजे बच्चों को स्वतंत्र प्रयासों द्वारा जगत को अनुभव करने पर जोर देते हैं, जबकि जो वाइगोस्की हैं संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। ए ऑप्शन जो है पियाजे और लेव वाइगोस्की के बीच विचारों का मुख्य अंतर है। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन। फातिमा तर्क देती है, आपको ईमानदार होना चाहिए क्योंकि इससे आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। फातिमा कोहलबर्ग के नैतिक चिंतन के किस चरण में है? तो यहाँ पे जो है वो फातिमा अच्छा लड़की, अच्छा लड़का, अच्छा लड़की अभिविन्यास के चरण में है कि यदि आप ऐसा कार्य करेंगे तो आपके पिता आपको शाबाशी देंगे, आप पे गर्व महसूस करेंगे। तो यहाँ पे वो अच्छा लड़का, अच्छी लड़की अभिविन्यास कोहलबर्ग के दूसरे अवस्था के तीसरे उपचरण में है। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन। कक्षा में सकारात्मक उपचारी अधिगम माहौल निर्मित करने के लिए निम्न में से क्या मददगार रहेगा? सभी विद्यार्थियों को सहभागिता के समान अवसर देना, योग्यता आधारित अटल समूह बनाना, या फिर कक्षा में केवल उच्च उपलब्धि हासिल करने वाले बच्चों पर ध्यान देना। नेक्स्ट है विद्यार्थियों को किसी भी तरह से अंक प्राप्त करने के लिए उत्तेजित करना। तो यहाँ पे जो सकारात्मक अधिगम का माहौल निर्मित करने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मददगार है, सभी विद्यार्थियों को सहभागिता के समान अवसर देना। ए ऑप्शन जो है वो यहाँ से करेक्ट है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से प्रगतिशील शिक्षा का प्राथमिक विशेषता कौन सी है? एक प्रगतिशील कक्षा के लिए बार बार पेपर पेंसिल आधारित टेस्ट लेना बिल्कुल गलत है। परीक्षा में उच्चतर अंकों की प्राप्ति पर बल देना ये भी आपका निगेटिव है। पाठ्यचर्या और आकलन में लचीलापन या फिर वाय उत्प्रेरकों का बार बार इस्तेमाल आप कर नहीं सकते हैं। सी वाला जो ऑप्शन है वो एक प्रगतिशील शिक्षा के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार यदि कक्षा में कोई बच्चा सहकर्मी समूह के स्वभाव, इरादों और मनोदशाओं के प्रति उचित प्रक्रिया देने में सक्षम है तो वह किस प्रकार की बुद्धि रखता है? जैसे कि अगर आप किसी और के विचारों को समझ ले रहे हैं, उसकी मनोदशाओं को समझ के उसका प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार अंतर्वैयक्तिक बुद्धि की अवस्था में है, जिसे इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर की व्यवसाय के संप्रत्यय को पढ़ाते समय मोनिका ने विद्यार्थियों को पुरुष और महिलाओं को गैर पारंपरिक कार्य करते हुए फ्लैश कार्ड दिखाए। इस युक्ति से उसके छात्र में जेंडर रूढ़िवादिता को प्रोत्साहन मिलेगी, जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन को प्रोत्साहन मिलेगा, या फिर जेंडर तारतम्यता को प्रोत्साहन मिलेगा। नेक्स्ट है कि जेंडर आधारित प्रतिमान का निर्माण होगा। तो इस प्रकार का अगर वो दिखा रही है बच्चों को, यहाँ पे जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन को प्रोत्साहन मिलेगा। जो बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा कौशल उच्च श्रेणी चिंतन का नहीं है? उच्च श्रेणी का चिंतन का नहीं है तो जो प्रत्यास्मरण है, रटना है, वो आपका उच्च कौशल श्रेणी का चिंतन नहीं होता है, जबकि विश्लेषण, रचना, निरूपण ये सभी चिंतन कौशल हैं। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड निर्देशिक आकलन है? अधिगम के निम्नतर स्तर को मानक निर्धारित करने वाला परीक्षण, शतात्मक को आकलन आधार मानने वाला परीक्षण, या फिर जेड स्कोर को आकलन आधार मानने वाला परीक्षण। वह परीक्षण जो विद्यार्थियों को क्रम प्रदान करे। इनमें से कौन सा मानदंड आकलन वाला परीक्षण है? तो यहाँ पे अधिगम को निम्न स्तर को मानक निर्धारित करने वाला जो परीक्षण होता है वो मानदंड निर्देशित आकलन है। तो ए वाला ऑप्शन जो है यहाँ से राइट है। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार बौद्धिक क्रियाशीलता में सीमाबद्धता वाले व्यक्ति को संबोधित करने का उचित तरीका क्या है? दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के थ्रू आप एक बच्चे को क्या कहेंगे? उचित तरीका वो क्या है? उसके अकॉर्डिंग मानसिक मंदित, बौद्धिक रूप से विकलांग व्यक्ति, या फिर मानसिक विकलांगता। नेक्स्ट है डी ऑप्शन की व्यक्ति जिसे बौद्धिक अक्षमता है। तो यहाँ पे आप उसको जो है व्यक्ति जो है जिसे बौद्धिक अक्षमता है ये कह के उसको संबोधित करेंगे, न कि मानसिक मंदित, बौद्धिक विकलांग या फिर मानसिक विकलांग से आप उसे संबोधित नहीं करेंगे।
नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा विधि समावेशन के अनुरूप नहीं है। तो ऑप्शन है कि विविधता को सराहना और महत्व देना, सब बच्चों में स्वाभिमान और सीखने के लिए आत्मविश्वास बढ़ाना, शारीरिक सामाजिक और प्रवृत्ति संबंधित बाधाओं को दूर करना, या फिर श्रवण अक्षमता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालय का प्रावधान करना। तो यहाँ पे जो समावेशन के लिए अनुरूप नहीं है वो डी वाला ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन कि राजन अपनी ही दुनिया में खोया हुआ प्रतीत होता है। वह दूसरे लोगों से नेत्र संपर्क नहीं करता और सारा दिन एक पंखी के साथ अकेले खेलता रहता है। राजन का यह व्यवहार निम्न में से किस विकार की ओर इंगित करता है। तो जो राजन का यह जो व्यवहार है वो ऑटिज्म है। ऑटिज्म के अंतर्गत आता है। इसमें बच्चे जो हैं वो स्वलीन क्रम विचार में होते हैं। ऑटिज्म बी ऑप्शन जो है यहाँ से आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, विषय वस्तु को पढ़ते समय शब्दों को हटाने, उलट कर लिखने और बदल कर लिखने में कठिनाई का आना किस विकार की तरफ इशारा करता है। तो ये बच्चों को जो शब्दों को उलट पलट के लिखने का जो होता है, विमर्श वैकल्य, वाचन वैकल्य, गुणज वैकल्य या फिर उत्साह वैकल्य, यहाँ पे वो वाचन वैकल्य के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, किसी चीज के विषय में नूतन तथा असाधारण रूप से सोचना और समस्या के निदान के लिए अनोखे समाधान ढूंढने की क्षमता क्या कहलाती है। ये फ्रेंड्स जो है सृजनात्मकता कहलाती है। किसी भी समस्या का अनूठा वो खोजने के लिए, समस्या का समाधान खोजने के लिए। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन, एक शिक्षक कुछ लिखित सामग्री का एवं सब्जियों और फलों तस्वीरों का प्रयोग करते हुए अपने छात्रों से चर्चा करता है। विद्यार्थी इस परिचर्चा को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए पोषण का संप्रत्यय सीखते हैं। यह उपागम निम्न में से किस पर आधारित है। शास्त्रीय अनुकूलन अधिगम पर, पुनर्बलन के सिद्धांत पर, क्रिया प्रसूत अधिगम के सिद्धांत पर, या फिर ज्ञान निर्माण के सिद्धांत पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है वो ज्ञान निर्माण के सिद्धांत पे आधारित है। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन, श्रीजा को पूरा यकीन है कि वह गणित की आगामी परीक्षा में पिछली बार की तरह ही असफल होगी, इसलिए उसने उस विषय में मेहनत करना छोड़ दिया। वैसे भी उसकी शिक्षिका को उससे मंद अपेक्षाएं ही हैं। इससे आप श्रीजा के बारे में क्या अनुमान लगा सकते हैं। वह आलसी है और बहाने बनाती है। नेक्स्ट है कि अधिगम असाध्यता का अनुभव कर रही है। वह पलायनवादी प्रवृत्ति की है या फिर वह एक विवेकपूर्ण निर्णय लेने वाली लड़की है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो अगर वो नहीं पढ़ने की कोशिश कर रही है, उसे लग रहा है कि वो उस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स नहीं ला सकती है, इसलिए वो मेहनत नहीं कर रही है, तो यहाँ पे वो अधिगम असाध्यता का अनुभव कर रही है। बी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है 23 नंबर, अबीर की कक्षा में बच्चे शिक्षक और सहपाठियों के साथ विविध प्रकार की चुनौतीपूर्ण क्रियाकलापों में भाग लेते हैं और मिलजुल कर ज्ञान का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की कक्षा क्या कहलाती है। इस प्रकार की कक्षा जो है वो सामाजिक संरचनावादी कक्षा कहलाती है। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तावित की गई है। अन्वेषण आधारित, कथावाचन आधारित, वेधन तथा बार बार अभ्यास, चर्चा आधारित कक्षाएं। तो ऑप्शन 1, 2, तीनों सही है, या फिर इनमें से कौन से ऑप्शन आपके राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग प्रस्तावित करती है। तो यहाँ पे वो बार बार अभ्यास करने के लिए नहीं कहती है, जबकि अन्वेषण करना, कथावाचन के द्वारा शिक्षा देना और चर्चा आधारित कक्षाएं, मतलब 1, 2 और जो चौथा ऑप्शन है वो आपका राइट है। इस हिसाब से बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, किसी समस्या के समाधान तक पहुँचने के लिए मिलती जुलती समस्याओं को उद्धृत करना क्या कहलाता है। मिलती जुलती समस्याओं का उद्धृत कहलाना जो है वो अनुरूपता कहलाती है। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन, संकलनात्मक चित्रण नए संप्रत्ययों की समझ को किस प्रकार सुसाध्य करते हैं। जानकारी को संश्लेषित और सुव्यवस्थित करके, उन संप्रत्ययों को हटाकर, या फिर जानकारी को सामाजिक संदर्भ से पृथक करके। नेक्स्ट है प्रत्यय स्मरण पर अधिक बल देके। तो प्रत्यय स्मरण पर अधिक बल देके तो कभी नहीं किया जा सकता है।
बल्कि जानकारी को संश्लेषित और सुव्यवस्थित करके हम संकल्पना चित्रण तथा नए संप्रत्ययों का जो है विकास कर सकते हैं। ए ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन। बच्चों द्वारा अधिगम प्रक्रिया के दौरान की जाने वाली त्रुटियां किस ओर संकेत करती हैं? अधिक वेधन एवं अभ्यास की आवश्यकता, अधिगम के लिए स्थिर संज्ञानात्मक अयोग्यता, बच्चों और वयस्कों के चिंतन में गुणात्मक भिन्नता या फिर बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर आनुवंशिकता के प्रभाव। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो बच्चों और वयस्कों के चिंतन की गुणात्मक भिन्नता है, बच्चों द्वारा जो प्रक्रिया के दौरान की जाने वाली त्रुटियों की ओर संकेत करता है। नेक्स्ट है 28 नंबर प्रश्न। एक अध्यापिका में यह योग्यता होना बहुत जरूरी है कि वह खुद को विद्यार्थियों के स्थान पर रखकर यह महसूस करे कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। यह योग्यता क्या कहलाती है? सहानुभूति या फिर तदानुभूति या फिर उदासीनता या फिर ग्लानि। तो फ्रेंड्स इस प्रकार अगर आप अपने बच्चों की जगह खुद को रखकर सोचेंगे कि बच्चे क्या फील कर रहे हैं क्लास में, तो ये प्रक्रिया जो है वो तदानुभूति कहलाती है। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन। एक ऐसी स्थिति में जहां परिणाम अनिश्चित हो लेकिन ध्यान असफलता पर हो, तब बच्चों की डैश का भाव महसूस होगा। उब का भाव, दुश्चिंता का भाव, क्रोध का भाव या फिर शर्म का भाव। इस कंडीशन में बच्चों के अंदर दुश्चिंता का भाव जो है उनको फील होगा। नेक्स्ट है 30 नंबर प्रश्न। निम्न में से कौन सी तकनीकी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता को नहीं बढ़ाएगी? जानकारी को प्रस्तुत करने के विविध तरीकों को अपनाकर, ये तो करेक्ट है। मतों को अभिव्यक्त करने के विविध विकल्प देकर, ये भी आपका होना चाहिए। अधिगम के आकलन हेतु विविध तरीके लगाकर, इस हिसाब से 3 ऑप्शन आपके करेक्ट है। तो जो चौथा ऑप्शन है, बच्चों को विविध तरीके से नामांकीकरण आप नहीं करेंगे और ये जो है वो बढ़ावा नहीं देगी, इस हिसाब से डी ऑप्शन जो है वो राइट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 24 दिसंबर 2021 को जो आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ था उसके 30 प्रश्न चाइल्ड डेवलपमेंट के हमने यहाँ पे सॉल्व किया। और आप भी इसी तरह जितने भी ऑनलाइन एग्जाम हुए हैं डेली एक एक करके उसको कवर कर लीजिए, ताकि अगर एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न आए तो आप उसको गलत ना कर सकें और आराम से आप क्वेश्चन को डील कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिन लोगों ने इसके पहले की क्लास 22 दिसंबर की, 16 दिसंबर की और 23 दिसंबर वाली क्लास नहीं देखा है सीडीपी का, तो प्लेलिस्ट में जाकर उस क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।